सभी साथियों को नमस्कार। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का टेस्ट नंबर 13 है आज। और आज के इस वीडियो में हम रीट 2022 में जो 24 जुलाई 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट के अंतर्गत लेवल 2 में जो पेपर हुआ था, इस पेपर के अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इन प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा। ये प्रश्न आगामी रीट एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला हमारे सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? नैतिक विकास का जो सिद्धांत है यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? रॉबर्ट जेफ हेविघास्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग, एलिजाबेथ हरलोक या लेव वाइगोत्स्की? ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें सही उत्तर होगा लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा। नैतिक विकास का जो सिद्धांत है यह लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और देखिएगा, इस सिद्धांत के अंतर्गत लॉरेंस कोहलबर्ग ने इस नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाएं बताई है और इन 6 अवस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा है। 6 अवस्थाओं को 3 स्तरों में इन्होंने बांटा है। फर्स्ट इन्होंने बताई प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी पूर्व परंपरागत अवस्था। दूसरी फिर इन्होंने बताई थी इन्होंने ये जो कन्वेंशनल स्टेज यानी परंपरागत अवस्था। और तीसरी इन्होंने बताई थी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज यानी उत्तर परंपरागत अवस्था। और फिर इनके अलग अलग पार्ट करके कुल 6 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। 3 इसके स्तर थे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या दूसरा हमारे सामने है। सेकंड क्वेश्चन है, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? तार्किक क्रम का अनुसरण, संप्रत्यय तथा नियमों का ज्ञान, निष्पादन का सत्यापन या क्रियाविधि का प्रदर्शन? ऑप्शन नंबर इस प्रश्न में थर्ड सही होगा। तीसरा विकल्प सही है, निष्पादन का सत्यापन। प्रश्न संख्या तीसरा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा संबंध नहीं है? स्कीमा, अधिग्रहण, आत्मसात्करण या व्यवस्थापन? ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा सही होगा, अधिग्रहण। देखिएगा, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इससे स्कीमा का संबंध भी है, आत्मसातीकरण का भी है, व्यवस्थापन का भी है। अधिग्रहण का इससे संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या चौथा हमारे सामने, व्यवसाय चयन में व्यक्ति की विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। व्यवसाय चयन में जो व्यक्ति की विभिन्नताएं हैं उनको निम्न द्वारा समझाया जाता है। संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर, स्वभावगत प्रवृत्तियां, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर या अभिक्षमता में अंतर? उत्तर नंबर ऑप्शन 4 होगा, अभिक्षमता में अंतर। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? क्रेटिनिज्म, ADHD, और HD, डिस्लेक्सिया या ऑटिज्म? कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? ऑप्शन थर्ड इसमें से होगा, डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया अधिगम अक्षमता का एक प्रकार माना जाता है। डिस्लेक्सिया में पठन संबंधी समस्याएं पाई जाती है और जो ADHD है ये अवधान संबंधी विकार इसमें होता है। ADHD में अवधान संबंधी विकार होता है। और जो ऑटिज्म है इसमें सामाजिकता का अभाव, ऑटिज्म में सामाजिकता का अभाव। और ये जो क्रेटिनिज्म है यह भ्रूण, शिशु अथवा बाल्य अवस्था में होने वाली जो थायराइड हार्मोन गतिविधियों से जुड़ा जो कमियां हैं, जैसे आयोडीन की कमी, इनसे संबंधित ये विकार होता है क्रेटिनिज्म। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 3 नंबर, डिस्लेक्सिया। प्रश्न संख्या 6 है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था?
अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। वॉल्फ्गैंग कोहलर, जेरोम ब्रूनर, मार्टिन सेलिगमैन या एरिक इरिक्सन। अधिगम का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 होगा कोहलर। अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत ये कोहलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। सीखने का जो ये सिद्धांत है इसको क्या गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको सूज का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7वां है, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? अभिप्रेरणात्मक जो चक्र है इसके 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? अधिगम, पुरस्कार एवं संतुष्टि, आवश्यकता, अंतर्नोद एवं प्रोत्साहन, अभिप्रेरणा, लक्ष्य या प्रतिपुष्टि, उपलब्धि, अनुमोदन या संबंधन। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। ये अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 8वां देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। ये 8वां प्रश्न है, जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है कहा जाता है? कार्योटाइप, आरएनए, एलील या ऑटिसोम। क्या होगा इसका सही उत्तर? थर्ड ऑप्शन होगा 3 नंबर एलील। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9वां है, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? गिलफोर्ड के अनुसार जो सृजनात्मक बालक होते उनकी विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? चिंतन में समानुभूति, समस्या के बहुविध उत्तर, चिंतन में लचीलापन या चिंतन में मौलिकता। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चिंतन में समानुभूति। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? बोध स्तर, प्रदर्शन स्तर, स्मृति स्तर या चिंतन स्तर। शिक्षण का प्रकार शिक्षण के स्तरों के आधार पर नहीं है। बोध स्तर होता है, स्मृति स्तर भी होता है, चिंतन स्तर होता है, प्रदर्शन स्तर नहीं है। उत्तर नंबर 2। शिक्षण स्तर के जो प्रकार है वो 3 होते हैं, बोध स्तर, स्मृति स्तर और चिंतन स्तर। ये देखिएगा, शिक्षण स्तर के 3 प्रकार माने जाते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 नंबर देखिएगा, ड्रावाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? एलन महोदय इनके द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, मस्तिष्क विप्लव या अंतःक्रिया शिक्षण। एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? उत्तर नंबर 1 होगा सूक्ष्म शिक्षण। नेक्स्ट है अगला प्रश्न संख्या 12 है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? प्रतिभाशाली जो बालक है उनकी शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? पाठ्यक्रम की समृद्धि, उपचारात्मक अध्यापन, श्रेणी उन्नति या विशेष कक्षाएं। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन दूसरा सही होगा, 2 नंबर ऑप्शन। उपचारात्मक जो अध्यापन है इसकी प्रतिभाशाली बालकों के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। पाठ्यक्रम समृद्धि बिल्कुल ठीक है, श्रेणी उन्नति सही है, विशेष कक्षाएं भी सही है। प्रश्न संख्या 13 है, रॉबर्ट जे स्टनबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया? द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रिचापीय सिद्धांत या पदानुक्रम सिद्धांत। इस प्रश्न में आरबीएसई ने हालांकि बोनस दिया है, लेकिन आप तीसरा नंबर इसका उत्तर मान सकते हैं। त्रिचापीय या त्रितंत्र सिद्धांत है, यह स्टनबर्ग द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न संख्या 14 हमारे सामने, 14 नंबर क्वेश्चन है,
विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। विकास में व्यक्तित्व विभिन्नताएं होती है। विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं। तो जो सत्य नहीं है उसका चयन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर नंबर 1 होगा फर्स्ट ऑप्शन, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण। ये कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। देखिएगा विकास वैसे तो बराबर होता रहता है प्रत्येक अवस्था में, लेकिन इसकी जो गति है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, यानी समान रूप से इसकी गति नहीं रहती है। विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है, बिल्कुल ठीक कथन है। विकास में व्यक्तित्व विभिन्नताएं होती है, ये भी सही है। विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं, ये कथन भी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15 नंबर हमारे सामने आ रहा है। 15वां क्वेश्चन देखिएगा। 15वां प्रश्न है बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। स्वभावगत प्रवृत्तियां, व्यक्तित्व की प्रकृति, प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके या आदत निर्माण। बाल विकास में जो वातावरण की भूमिका है वो किसके द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, आदत निर्माण। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सा थारंडाई के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम, अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम। थारंडाई के जो सीखने के नियम है उनका हिस्सा नहीं है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, साहचर्य का नियम। देखिएगा थारंडाई के सीखने के जो 3 नियम इन्होंने दिए थे उनमें तत्परता का नियम था, अभ्यास का नियम भी है और प्रभाव का नियम है। साहचर्य का नाम इनमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है ये देखिएगा, थारंडाई के सीखने के मुख्य नियम में 3 नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? विश्वसनीयता, मूल्यांकन, वैधता या वस्तुनिष्ठता। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए ऑप्शन दूसरा सही होगा मूल्यांकन। देखिए उपलब्धि परीक्षण के लिए जो आवश्यक तत्व है उनमें वैधता, विश्वसनीयता, विभेदीकरण, व्यापकता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता इत्यादि तत्वों की आवश्यकता है। मूल्यांकन इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? जालोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या ड्रा ए मैन परीक्षण। बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण ऑप्शन नंबर 2 से होगा भाटिया बैटरी परीक्षण। प्रश्न संख्या 19वां, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? MMPI, 16PF, EPPS या TAT। व्यक्तित्व परीक्षण जो है नैदानिक निदान के लिए वैध है, ये कौन सा है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, MMPI। देखिएगा इसका संबंध में थोड़ा सी, MMPI जिसे मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची परीक्षण कहा जाता है, यह हाथवे एवं मेंकेले ने मनोरोग निदान के लिए इस परीक्षण का एक सहायक के रूप में विकास किया था, किंतु यह जो परीक्षण है विभिन्न मनोविकार की पहचान के लिए एक अत्यंत प्रभावी रूप में पाया गया था। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा, प्रश्न संख्या 20वां है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? सामान्य संभाव्यता, अधिगम समानता, विचलनशीलता या शील गुणों का अंतर संबंध। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा
सत्य नहीं है। ऑप्शन दूसरा इसमें से होगा अधिगम समानता। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा, 21वां प्रश्न है, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अब्राहम मास्लो, सिगमंड फ्राइड, कार्ल रोजर्स या जीन पियाजे। रक्षात्मक युक्तियों को, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 22 में है, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर, परिपक्वता का स्तर, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है। ऑप्शन नंबर 3 से होगा अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। प्रश्न संख्या 23वां, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा स्तर या पुरस्कार। बाह्य अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा के दो प्रकार होते हैं, एक तो आंतरिक अभिप्रेरणा, एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। तो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा? पुरस्कार होगा, उत्तर नंबर 4 पुरस्कार। देखिए अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। एक आंतरिक अभिप्रेरणा जिसमें जैसे भूख, चिंता, प्यास, प्रेम, सफलता की तीव्र इच्छा, उपलब्धि की आवश्यकता इत्यादि शामिल होती है। दूसरी होती है बाह्य अभिप्रेरणा, इसमें जैसे पुरस्कार है, निंदा है, प्रशंसा, प्रतिद्वंद्विता आदि इसमें शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? फैलिक अवस्था, अन्नल अवस्था, एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था या लेंटेसी अवस्था। फ्राइड द्वारा जो मनोलैंगिक विकास की अवस्था है इनमें कौन सी एक नहीं है? उत्तर नंबर 3 होगा एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था। ऑप्शन नंबर 3 इसमें से होगा। अब देखिएगा, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की कुल 5 अवस्थाएं इन्होंने मानी। कितनी? 5 अवस्थाएं। नंबर 1 है मुख्य अवस्था, जिसे ओरल स्टेज कहा जाता है। यह कामुकता की प्रथम अवस्था है जो शिशु जन्म से 18 माह तक रहती है। पहली अवस्था कौन सी है? मुख्य अवस्था, ओरल स्टेज, जन्म से 18 माह यानी लगभग 1.5 वर्ष तक। दूसरी है गुदी अवस्था, जिसे अन्नल स्टेज कहा जाता है, और यह होती है 18 माह से 3 वर्ष तक, यानी 1.5 वर्ष से 1.5 वर्ष से शुरू होकर 3 वर्ष तक। तीसरी होती है लैंगिक अवस्था, फेलिक स्टेज, और यह अवस्था 3 से 5 वर्ष की आयु में रहती है। चौथी अवस्था है अदृश्य अवस्था, लेंटेसी स्टेज। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष के बीच की आयु में रहती है। इस अवस्था में काम शक्ति अदृश्य हो जाती है। पांचवी अवस्था है जननेंद्रिय अवस्था, जेनिटल स्टेज। यह मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था है जो 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 वर्ष तक चलती है, और इस अवस्था में काम शक्ति जननेंद्रियों पर केंद्रित रहती है। तो बिल्कुल 5 अवस्थाओं को ध्यान में रखना है, इनके नाम भी ध्यान में रखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मुख्य अवस्था ओरल स्टेज, गुदी अवस्था अन्नल स्टेज, लैंगिक अवस्था फेलिक स्टेज, अदृश्य अवस्था लेंटिस स्टेज, और जननेंद्रिय अवस्था जेनिटल स्टेज। बिल्कुल इस प्रश्न में अंग्रेजी में इन्होंने पूछा है, और इनका जो समय काल वो भी ध्यान में रखना है। पहली अवस्था का जन्म से 18 माह, दूसरी अवस्था में 18 से 3 वर्ष, फिर 3 से 5, 6 से 12 और 12 से 18 वर्ष। तो ये 5 अवस्थाएं थी सिगमंड फ्राइड द्वारा मनोलैंगिक विकास की। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? तनाव, कुंठा, चिंता या द्वंद्व। कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है कुसमायोजन का? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा द्वंद्व। क्या होगा?
द्वंद्व। देखिए, जब कभी व्यक्ति को परस्पर विरोधी आवश्यकताओं या इच्छाओं या अभिप्रेरकों के बीच चयन करना पड़ता है तो द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है। परस्पर विरोधी जब परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो वहां पे द्वंद्व होता है, और द्वंद्व सामान्यतः 3 प्रकार का होता है: उपागम उपागम द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व और उपागम परिहार द्वंद्व। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 नंबर। ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है, ट्राइसोमी 21 है, इसको कहा जाता है क्लाइनफेल्टर संलक्षण, सिफल से रोग, टर्नर संलक्षण या डाउन संलक्षण। ऑप्शन नंबर इसमें 4 होगा डाउन संलक्षण, डाउन संलक्षण। देखिएगा, डाउन जो सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार माना जाता है। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार यानी जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इससे जो पीड़ित बच्चे होते हैं उनमें मानसिक और शारीरिक विकास धीमी गति से होता है। मानसिक और शारीरिक विकास में धीमी गति से होता है। इस सिंड्रोम के अलग अलग कारण हैं, जैसे आकार का चेहरा, बौद्धिक विकलांगता, मानसिक मंदता और शारीरिक विकास में देरी, ये सभी इसके लक्षण हैं, और इसे ही डाउन सिंड्रोम को ही ट्राइसोमी 21 कहा जाता है। ये इसके संबंध में थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 27। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? क्रियाविधि, नैदानिक, विवरणात्मक या रूपांतरकारी। ऑप्शन नंबर इसमें 4 होगा, चौथा विकल्प रूपांतरकारी, रूपांतरकारी। और प्रश्न संख्या 28 नंबर और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? एनसीएफ 2001, 2005, 2004 या 2008? तो क्या होगा? 2005। एनसीएफ आते ही 2005। उत्तर नंबर 2।